हेलो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एमएचटीसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, एमसीक्यूज कर रहे थे। ऑलरेडी काफ़ी एमसीक्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं। ये लास्ट वीडियो होगा एमसीक्यूज का और यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन इस वीडियो का आप देख सकते हो। इन अ वेसल द आइडियल गैस इज एट प्रेशर पी। किसी वेसल में, वेसल है इसका मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स होगा, इसमें प्रेशर पी है, इन प्रेशर आपका क्या है, पी है। और इफ द मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज हाफ, अगर सारे मास को आधा कर दिया मॉलिक्यूल का और स्पीड को डबल कर दिया तो नया प्रेशर क्या होगा, रिजल्टेंट प्रेशर विल बी। तो पहले हम पुराना प्रेशर लिख लेते हैं। अगर मैं प्रेशर पी की बात करूं तो प्रेशर आइडियल गैस के प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस, जहां पे ये वी आर एम एस स्पीड है और रो जो है डेंसिटी है। डेंसिटी को अगर मास अपॉन वॉल्यूम के टर्म्स में लिखूं तो मास अपॉन वॉल्यूम, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर एम एस, है ना। अब हम लोगों ने किया क्या, मॉलिक्यूल्स का मास आधा कर दिया, हार्ड कर दिया मतलब आधा, तो पूरे गैस का मास भी आधा हो जाएगा। तो जो नया प्रेशर है वो नया प्रेशर मैं यहाँ पे पी डैश लिख लेता हूँ। इसमें हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स का मास आधा कर दिया, तो m की जगह पे n/2 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई v वैसे रहने दो। वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स होता है, और स्पीड हम लोगों ने डबल कर दिया, तो आपका आरएमएस स्पीड डबल कर दो, तो ये हो जाएगा 2 VRMS। VRMS की जगह 2 VRMS, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 1/2 आपको दिख रहा है उसको मैं साइड ले लेता हूँ। 1/2 को साइड ले लो, m/2 का 1/2 साइड में ले लिया। अब इधर क्या बचेगा, 1/3 m/v, और यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे तो 4 VRMS का स्क्वायर हो जाएगा, समझे। अब एक काम करो, ये 4 भी यहाँ पे लेके साइड में ले लो, तो 4/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/3 m/v वी स्क्वायर आर एम एस। अब देखो 1/3 वी स्क्वायर आर एम एस, ये वाला पार्ट जो है वो एक्चुअली में पी है, तो इसकी जगह पे पूरा पी आ जाएगा, 4/2 का 2 हो जाएगा, तो ये 2p आंसर आ जाएगा आपका। तो नया प्रेशर जो है वो 2p के इक्वल है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। द पावर रेडिएटेड बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स। पावर का मतलब होता है Q/T। Q/T हम कई बार देख चुके हैं। अगर आपका ब्लैक बॉडी है तो ये सीधा सिग्मा T⁴ हो जाएगा। सिग्मा तो कांस्टेंट है, सॉरी A सिग्मा T⁴, Q/T ले रहे हैं ना हम लोग, तो इधर का A भी आ जाएगा, A सिग्मा T⁴। सिग्मा तो कांस्टेंट है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका ब्लैक बॉडी कितना बड़ा है, साइज पर डिपेंड करेगा। तो एक तो साइज पर डिपेंड करेगा ब्लैक बॉडी के पावर, और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कहीं आपका साइज तो दिया हुआ नहीं है, एक ही चीज देके रखा बाय टेम्परेचर, तो ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पावर रेडिएटेड बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। और क्या है आपका, हाउ मच शुड द प्रेशर बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस बाय 5% एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो अगर T कांस्टेंट है तो हम लोग को पता है कि आपका प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये आपका बॉयल्स लॉ कहता है। तो यहां पे देखो क्या बोला गया है कि हाउ मच शुड द प्रेशर बी इंक्रीज्ड, कितना, अब ये परसेंटेज में आंसर दिया है, तो मतलब प्रेशर में कितना % इंक्रीज होना चाहिए ताकि वॉल्यूम जो है वो 5% डिक्रीज हो जाए। तो पहली बात तो ये कि वॉल्यूम को 5% डिक्रीज किया गया है। जब भी परसेंटेज का सवाल आए आप क्या करोगे, V2/V1, इनिशियल वॉल्यूम को हम यहाँ पे 100 मान लेंगे, 5% डिक्रीज किया गया है ना, टू रिड्यूस द वॉल्यूम बाय 5%, तो आपका वॉल्यूम जो होगा फाइनल वॉल्यूम 95 हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम 100, फाइनल वॉल्यूम 95 हो जाएगा, ये V2/V1 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना % प्रेशर इंक्रीज किया गया वो चेक करना है। तो आप पहले एक काम करो, प्रेशर निकाल लो। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो आपका P1/P2 विल बी इक्वल टू V2/V1, उल्टा हो जाएगा। तो P1/P2 विल बी इक्वल टू V2/V1, दैट इज 95/100। अब क्योंकि प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज, कितना % इंक्रीज करना है, तो आपका फाइनल प्रेशर ज़्यादा होगा और इनिशियल प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, % चेंज इन प्रेशर, % इंक्रीज इन प्रेशर निकालना है ना, % इंक्रीज इन प्रेशर कैसे निकालोगे, चेंज इन प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये हम कई बार कर चुके हैं। तो चेंज इन प्रेशर कितना है बताओ, देखो फाइनल प्रेशर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे P2 - P1 ले लेंगे। चेंज इन प्रेशर विल बी P2 - P1 अपॉन P1
इंटू 100%। तो P2 यहाँ से आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से मैं P2 निकालूँ तो P2 विल बी इक्वल टू 100 P1 अपॉन 95, 100 P1 अपॉन 95, 100 P1 अपॉन 95 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। P1 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये 100 अपॉन 95 माइनस 1 बच जाएगा, 100 अपॉन 95 माइनस 1 और इंटू 100 तो यहाँ पे है ही। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 95 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 अपॉन 95 इंटू 100। अब ये आप कैलकुलेट कर लो कितना होगा, सॉरी 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 है ना। तो ये आपका 100 अपॉन 19% हो जाएगा। ये अराउंड देखो, ये अगर 20 एज्यूम करूँ तो 5% के आसपास आ रहा है, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 5 नहीं आ पाएगा क्योंकि 20 है ना, 5 भी ऑप्शन में देके रखा हुआ है। 5 से हल्का सा ज़्यादा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर आपका जो है वो 20 से हल्का सा कम है, 25 से 100 होता है, तो 5 से हल्का सा आंसर ज़्यादा आएगा और हल्का सा आंसर आपका 5.26 ही यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो 5.26% आपका आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन and 4 moles of helium gas at temperature T, neglecting all vibrational modes नहीं है, the total internal energy of the system will be, total internal energy आपको निकालना है। तो आपको पता ही है इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, F/2 kBT होता है, राइट। तो यहाँ पे मोल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, 2 मोल्स हम लोग को लेना है किसका, ऑक्सीजन का, और 4 मोल्स लेना है हमको हीलियम गैस का। तो अब एक काम करो, पहले तो 1 मोल की बात कर लेते हैं। अगर सपोज करो एनर्जी की बात मैं करूँ, F/2 RT होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है आपका, F/2 kBT होता है एनर्जी। ये एक मॉलिक्यूल के लिए हो गया, फॉर 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, F/2 kBT होती है। अगर मुझे 1 मोल की एनर्जी निकालनी है, 1 मोल की, तो मुझे एक बात बताओ, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मुझे इससे Na से मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज फॉर 1 मोल, 1 मोल गैस के लिए इतनी एनर्जी होगी। अब देखो Kb इंटू Na जो होता है वो R होता है, Kb इंटू Na वो होता है R, तो आपका ये U का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, F/2 RT हो जाएगा फॉर 1 मोल। तो अगर आपको 1 मोल गैस के लिए आपको एनर्जी चाहिए तो कितना हो जाएगा, F/2 RT। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे पहले तो ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखो कितना देके रखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 4, नहीं ऑक्सीजन का 2 ही मोल्स देके रखा हुआ है, ऑक्सीजन का 2 मोल्स देके रखा हुआ है ना। ऑक्सीजन इज अ रिजिड डायटोमिक, वाइब्रेशन मोड है नहीं, इसका मतलब रिजिड डायटोमिक गैस होगा ये, क्योंकि O2 है ना, तो डायटोमिक है, 2 एटम्स है इसके अंदर, सो इट इज रिजिड डायटोमिक। और हमें पता है रिजिड डायटोमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F का वैल्यू 5 होता है। तो अगर सपोज करो मैं इसका टोटल इंटरनल एनर्जी लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ, F/2 RT 1 मोल के लिए हो गया फॉर 1 मोल, पर हमारे पास टोटल कितना मोल्स है, 2 मोल्स है ऑक्सीजन का, तो इंटू 2 कर दो, इसको U ऑक्सीजन लिख देता हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, F का वैल्यू 5 डालोगे तो 5/2 RT मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड सिंपली इट विल बी 5 RT। तो 5 RT ऑक्सीजन का टोटल इंटरनल एनर्जी हो गया। उसी तरीके से अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखोगे तो 4 हैं, और हीलियम एक मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक के लिए आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आपका हीलियम का अगर मैं इंटरनल एनर्जी देखूं तो यहाँ पे भी F/2 RT मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 4 है, तो F के जगह पे अगर मैं 3 डालूं तो 3/2 RT मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर करूं तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हीलियम के लिए आपका 6 RT आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 6 RT आ जाएगा। बस आपको टोटल एनर्जी बताना है तो दोनों को ऐड कर दो, तो U टोटल विल बी इक्वल टू ऑक्सीजन का इंटरनल एनर्जी प्लस हीलियम का इंटरनल एनर्जी। ऑक्सीजन का इंटरनल एनर्जी कितना है बताओ, 5 RT, इसका 6 RT, तो 5 RT
प्लस 6RT एंड दैट इज इक्वल टू 11RT। तो बस टोटल एनर्जी आपका 11। अरे 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 क्या हो गया भाई यार, ये मच्छरों ने परेशान करके रख दिया है। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, 11RT। मच्छर घूम घाम के कहीं भी दबा देते हैं, बस हालत खराब कर देते हैं मेरी, परेशान करके रख दिया यार। कुछ भी दबा देंगे कहीं से भी, फिर कहीं बैठ गए क्या? सॉरी 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 भाई सॉरी, क्या हो रहा है यार। ओके चलो ठीक है, 11RT आंसर आ गया कि नहीं? उड़ जाते हैं हम लोग, कुछ कर भी नहीं पाते, देख रहे हो डॉट डॉट डर करके निकल जा रहे, देखो तो हट तेरी। 11RT, सॉरी यार डिस्टर्ब कर दिया। चलो आगे बढ़ते बच्चों। बड़े लोग परेशान नहीं कर रहे, छोटे लोग ज्यादा परेशान कर दे रहे हैं। A monoatomic gas is heated at constant pressure. The percentage of total heat used for doing external work is, ध्यान से देखो, percentage of total heat used for doing external work, मतलब external work total heat का कितना परसेंट है ये आपको कैलकुलेट करना है, समझ गए कि नहीं? तो वर्क डन अपॉन हीट का परसेंटेज क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज्ड फॉर डूइंग एक्सटर्नल वर्क, मतलब टोटल हीट जो यूज हुआ है उसमें से एक्सटर्नल वर्क कितना हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। टोटल हीट यूज्ड फॉर डूइंग, टोटल हीट का कितना परसेंट वर्क डन में यूज हुआ है, तो मतलब वर्क डन जो है वो हीट का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो W अपॉन क्यू निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। अब बताओ W अपॉन क्यू आएगा कैसे? नाउ सी, आपका जो W होता है वर्क डन उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P डेल्टा V होता है, ये याद रखना, पहले भी हम क्वेश्चन इसका कर चुके हैं। वर्क डन P डेल्टा V होता है, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो PV इज इक्वल टू NRT होता है, हम सब जानते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, मोनो एटॉमिक गैस दिया हुआ और कुछ तो दिया नहीं है। मोनो एटॉमिक गैस दिया है, इसका मतलब हम लोग को CP CV गामा सबका वैल्यू पता है। अब किसका वैल्यू चाहिए बाद में देखा जाएगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होता है, ये हम जानते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए ना। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो P, देखो प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो P कांस्टेंट होगा तो आपका चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू NR, फिर टेम्परेचर में चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। प्रेशर चेंज नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने बोला प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर वही से सामने रखा, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू NR चेंज इन टेम्परेचर। अब P डेल्टा भी आप देख रहे हो कि इसको वर्क डन की हम बात करेंगे तो ये वर्क डन हो जाएगा आपका, वर्क डन इज इक्वल टू NR डेल्टा T हो जाएगा, समझे? ये देखो यार, ये माई मच्छर टाइम पास चालू, मच्छर है कि पता नहीं कौन से जीव है। अब देखो यहाँ पे वर्क डन तो आ गया, आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो हम Cp का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर आपका होता है Q अपॉन N डेल्टा T, यही होता है ना। Cp इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T होता है, और हम लोग को पता है Cp का वैल्यू 1 प्लस F/2R होता है, तो Cp इज इक्वल टू 1 बाय F/2R इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T का वैल्यू काम करो यहाँ से ले लो। N डेल्टा T अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये W अपॉन R हो जाएगा, है ना। तो N डेल्टा T का वैल्यू यहाँ से हम ले सकते हैं W अपॉन R। F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होता है मोनोटॉमिक गैस के लिए, तो आप यहाँ पे रखोगे 1 प्लस 3/2R, तो ये 5/2R हो जाएगा। R ऊपर चला जाएगा तो Q इंटू R अपॉन W हो जाएगा, R और R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/2 इज इक्वल टू Q बाय W। और यू कैन राइट W अपॉन Q चाहिए था हमें, W अपॉन Q इज इक्वल टू 2/5। परसेंटेज चाहिए ना मैं W अपॉन Q का, तो W अपॉन Q इंटू 100 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 5 1 5 5 2 10 40% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज ऑप्शन ए, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, भाई इंटरनल एनर्जी क्या होता है, F/2 kBT होता है, तो ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर आएगा यहाँ पे और कुछ नहीं, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Equal volumes of two gases having their densities in the ratio 1:16 exert equal pressure on the walls of two containers. The ratio of their RMS speed C1 upon C2 is,
और यहाँ पे आपका C1 C2 आर द RMS स्पीड्स ऑफ टू गैसेस रिस्पेक्टिवली. Equal volumes of two gases having their densities in the ratio 1:16 exert equal pressure on the walls of the two containers. अच्छा एक काम करते हैं, पहले गैस का हम ले लेते हैं प्रेशर P1 इज इक्वल टू 1/3. अब देखो डेंसिटी, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, गैस के प्रेशर का फॉर्मूला था 1/3 रो वी स्क्वायर RMS, राइट, यही था ना. तो यहाँ पे भी काम करते हैं, P इज इक्वल टू 1/3. डेंसिटी की जगह पे हम मास अपॉन वॉल्यूम ले लेते हैं और वी स्क्वायर RMS को इन्होंने C लिख के रखा है. जो आपका RMS स्पीड है ना, RMS स्पीड को इन्होंने VRMS ना लिखकर C लिख रखा है, तो हम C का स्क्वायर लिख लेते हैं. ये हमारे प्रेशर का फॉर्मूला आ गया. ठीक है, अगर हम पहले गैस की बात करें तो उसको P1 लिख देते हैं. तो पहले गैस के लिए मान लेते हैं कि आपका, नहीं एक सेकेंड, डेंसिटीज देके रखा हुआ है ना, एक काम करो, इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, रुको. अगर हम पहले गैस की बात करें तो पहले गैस का प्रेशर P1 ले लेते हैं, 1/3, डेंसिटी ρ1 ले लेते हैं और C1 का स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने RMS स्पीड को C1 लिख रखा है. उसी तरह से सेकेंड केस में आपका क्या हो जाएगा, 1/3, डेंसिटी ρ2 हो जाएगा और आपका C2 का स्क्वायर हो जाएगा. अब इन्होंने क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस हैविंग देयर डेंसिटीज इन द रेशियो 1:16. डेंसिटी का रेशियो आपको देके रखा हुआ है, ρ1 upon ρ2 is equal to 1/16. Am I correct? Yes. Exert equal pressures on the walls of two containers. दोनों का प्रेशर भी सेम देके रखा हुआ है, इक्वल प्रेशर, मतलब P1 is equal to P2. The ratio of their RMS speeds, और हमको C1/C2 चाहिए तो मिल जाएगा. P1 का वैल्यू P2 का वैल्यू डाल दो. P1 का वैल्यू 1/3 ρ1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ρ2 C2 का स्क्वायर. अब देखो ρ1/ρ2 हमें पता है और हमें चाहिए C1/C2. तो एक काम करो, 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे C2 यहाँ ले आओ, तो C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर इज इक्वल टू ρ2/ρ1 आ जाएगा. तो यहाँ से आपका C1/C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ρ2/ρ1 क्या आएगा बताओ. ρ1/ρ2 1/16 है, तो ρ2/ρ1 जो होगा वो 16/1 हो जाएगा. तो यहाँ से ρ2/ρ1 का वैल्यू लिख ले लो, 16/1. तो यहाँ से C1/C2 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 4/1 और C1/C2 आपका आंसर आ गया 4/1, दैट इज 4:1. आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट. आगे बढ़ते हैं. टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज हैव रेडियस R1 एंड R2. दो स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज हैं, उनका रेडियस देके रखा हुआ है R1 और R2. देयर सरफेस टेम्परेचर्स आर T1 एंड T2. इनके टेम्परेचर्स है. इफ दे रेडिएट सेम पावर, द रेशियो R1/R2 इज, देखो मैंने बताया था पावर मतलब होता है रेट ऑफ एमिशन और उसका मतलब होता है Q/T, और Q/T का फॉर्मूला होता है सिग्मा, सॉरी इसमें A भी आ जाता है, MSC पावर में A नहीं आता, लेकिन रेट ऑफ रेडिएशन या पावर में आपका A आ जाता है, A सिग्मा T⁴. ठीक है, तो अगर मान लो दोनों का पावर सेम है ऐसा बोला गया, तो पावर 1 विल बी इक्वल टू पावर 2. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1 सिग्मा, और ये एक्चुअली ब्लैक बॉडी के लिए, अगर ब्लैक बॉडी नहीं होता तो यहाँ पे E आ जाता है, MSC भी T आ जाता. A1 सिग्मा T1⁴ इज इक्वल टू A2 सिग्मा T2⁴. सिग्मा सिग्मा गया. A1 क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr1 स्क्वायर T1⁴ इज इक्वल टू 4πr2 स्क्वायर T2⁴. हमें चाहिए क्या बताओ, R1/R2. 4π यहाँ पे गया, R2 को यहाँ लेके आ जाओ, तो R1/R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2/T1 का पावर 4 हो जाएगा, है ना. तो R1/R2 का स्क्वायर जो है यहाँ पे वो T2/T1 का पावर 4 हो जाएगा ना. उसी हमें सिर्फ R1/R2 चाहिए, तो आप एक काम करो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ. स्क्वायर रूट लेने का मतलब होता है पावर को 2 से डिवाइड कर देना. तो यहाँ स्क्वायर रूट लोगे तो पावर को 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे सिर्फ R1/R2 बचेगा, और यहाँ पावर को 2 से डिवाइड करोगे, स्क्वायर रूट मतलब पावर को 2 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा. तो R1/R2 विल बी इक्वल टू T2/T1 का पावर 2, T2/T1 ऑप्शन ए में आ रहा है. दैट्स इट.
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ सर्टेन गैस, यहाँ पे देखो, फॉर अ सर्टेन गैस गामा, गामा का मतलब क्या, एडियाबैटिक रेशियो, फॉर अ सर्टेन गैस गामा इज इक्वल टू 1.5, देन फॉर दिस गैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। अच्छा, जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, तो देखो यहाँ पे आपको सीपी सीवी गामा के बीच में रिलेशन दिया है, तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूं सीवी का और गामा के साथ सीधा रिलेशन मैंने लिखा के रखा है, आर अपॉन गामा माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा आर अपॉन गामा का वैल्यू 1.5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आर अपॉन 0.5, 0.5 मतलब 1/2 होता है, तो ये सीधा 2r हो जाएगा, तो सीवी का वैल्यू 2r हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करो R का और CV इन दोनों का अगर जैसे कि यहाँ पे CV में आपको हीट आएगा, CV में हीट आता है ना, Q अपॉन N डेल्टा T, हीट का यूनिट अगर कैलोरी यूज किया है और R में जो यूनिट यूज किया है वर्क डन का वो जूल यूज किया है, तो होता क्या है कि फिर हम लोग को J से डिवाइड करना पड़ता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में, तो CV का वैल्यू 2R/J आ जाएगा। अगर दोनों का यूनिट सेम नहीं होता है तब हम ये काम करते हैं, यहां पे कैलोरी है यहां पे जूल है तो J से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर मान लो यूनिट सेम होता है दोनों का तो फिर वो काम हम लोग नहीं करते हैं, तब हम लोग यहाँ पे 2R सीधा सीधा लिख सकते हैं। अगर मान लो दोनों को हम लोगों ने जूल्स में ही यूज किया हुआ है, हीट और आपका वर्क डन, मैंने लिखा के दिया था आपको थियरी में सिनॉप्सिस में, हीट और वर्क डन दोनों का यूनिट अगर सेम हो जूल तो यहाँ पे फिर ये J नहीं आएगा, अगर ना हो तो यहाँ पे आपको J से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए J से डिवाइड करके रखा हुआ और कुछ नहीं। बाकी ये रिलेशन आपको यहाँ तक निकालना है, 2R है तो 2R/J हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो CV इज इक्वल टू 2R/J दिख रहेगा, यहाँ पे 2R/J नहीं दिख रहा है मतलब A गया D गया। अब बच्चा CP निकालो, CP का फॉर्मूला होता है गामा के टर्म्स में गामा R अपॉन गामा माइनस 1, लास्ट में J से डिवाइड कर देना। गामा का वैल्यू कितना है 1.5 है, तो 1.5 R अपॉन 1.5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1.5 R अपॉन 0.5, तो 5 3 से 15 हो जाएगा, ये 3R हो जाएगा CP का वैल्यू। तो CP का वैल्यू 3R/J, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से J से अगर आप डिवाइड करोगे तो 3R/J आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम T Kelvin to 40 Kelvin. If at T Kelvin the RMS velocity of the gas molecules is V, then at 40 Kelvin, देखो भाई T Kelvin पे आपका RMS velocity जो था वो V था, 40 Kelvin पे RS velocity क्या होगा, तो मैं V' ले लेता हूं, यही V' हमको ढूंढना है। तो नाउ सी V RMS क्या होता है बताओ आपका, V इज इक्वल टू जो होता है वो √3RT/m0 होता है, ये RMS स्पीड का फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे अब हमको अगर V' चाहिए तो V' क्या हो जाएगा बताओ, √3R, यहाँ पे टेम्परेचर T ना होकर 4T है तो मैं T की जगह पे 4T डालूंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा आपका, 2 √3RT/m0, पर √R3/m0 तो V है तो यहाँ पे 2V हो जाएगा, इसका मतलब नया स्पीड V' जो है वो 2V के बराबर है, सिंपल है, दैट इज ऑप्शन बी। समझ गए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे क्या है, चलो। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं, द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द गैस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी का जो Q है उसका कितना अमाउंट आपका इंटरनल एनर्जी में चला गया। फ्रैक्शन जब बोला इसका मतलब रेशियो की बात कर रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द गैस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए आप डेल्टा U लिखोगे यहाँ पे, या U लिख दें हम लोग, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए जो आपका एनर्जी गया है वो हीट एनर्जी का कितना फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब U/Q की बात कर रहा है वो, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U लिख दो यहाँ पे, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन Q, ये आप लोग को ढूंढना है, रेशियो ढूंढना है, डेल्टा U अपॉन Q। ना यहाँ पे देखो आप कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करें तो देखो एक्चुअली यहाँ पे फिर से मुझे लगता है वही आपका थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, इस पर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने बताया था
कि वर्क डन का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका P डेल्टा V। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। और तुम जानते हो कि डेल्टा U को हम लोग हमेशा NCV/dt लिख सकते हैं। तो एक काम करो, एक सेकंड रुको, एक काम कर लेते हैं। नहीं रुको, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था डेल्टा U को आप हमेशा क्या लिख सकते हो, NCV, ये पहले लिखा NCV डेल्टा T लिख सकते हैं, राइट, NCV डेल्टा T। और Q को क्या लिखोगे ना, सी इसको इससे पहले काम करते हैं, Q का वैल्यू निकाल लेते हैं। सी CP ले लो, यहाँ पे CP क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि आपका हीट सप्लाई किया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे। पहले ये समझा ना कि हम लोग को ये फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए जो भी हीट लगा है उसका आपको फ्रैक्शन, टोटल हीट का फ्रैक्शन लेना है, मतलब जो भी हीट सप्लाई हुआ है जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है डिवाइडेड बाय आपका जो भी टोटल हीट लगा है। तो ये फ्रैक्शन आपको ढूंढना है ना। CP का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, CP का वैल्यू हो जाएगा Q/N डेल्टा T। यही फॉर्मूला होता है आपका CP CV का, बस यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए CP यूज किया हुआ है यहाँ पे। अब क्योंकि ये मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू 3 होता है और CP का वैल्यू 1 + F/2R होता है। तो 1 + F/2R इज इक्वल टू Q/N डेल्टा T हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि F का वैल्यू अगर आप 3 डालोगे तो 1 + 3/2R हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू Q/N डेल्टा T। तो यहाँ से आपको 5/2R मिल जाएगा, 5/2R इज इक्वल टू Q/N डेल्टा T, Q/N डेल्टा T। यहाँ से आप Q का वैल्यू निकाल लो, Q का वैल्यू हमको चाहिए रहेगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 5/2 डेल्टा T, 5/2 डेल्टा T। Q फिक्स हो गया। चाहिए क्या हमें बताओ, डेल्टा U/Q। तो डेल्टा U/Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा U को आप कभी भी NCV डेल्टा T डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा Q का वैल्यू 5/2 डेल्टा T। तो डेल्टा T हो जाएगा कैंसिल, N और N हो जाएगा कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा। तो डेल्टा U/Q विल बी इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। और देखो CV का वैल्यू क्या होता है, CV का वैल्यू F/2R होता है, F/2R होता है, ठीक है, अपॉन 5/2R। तो दैट विल बी इक्वल टू 2/5। F/2 का मतलब क्या, F 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, मोनोएटॉमिक गैस है, 3/2R डिवाइडेड बाय 5/2R। तो भाई ये 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, R और R हो जाएगा कैंसिल, ऊपर आ गया 3 2 से 6, नीचे आ गया 5 5 से 25। 6/25 है क्या आपके पास 6/25 गड़बड़ है, कुछ घपला किया है हम लोगों ने। CV 3/2R होता है, फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। ये तो 5/2R हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 5/2R इज इक्वल टू Q/N डेल्टा T। तो 5/2R इज इक्वल टू Q/N डेल्टा, Q का वैल्यू हो जाएगा 5/2 डेल्टा T। यहाँ पे ठीक है, डेल्टा U/N, NCV डेल्टा T, ठीक है। CV का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। तो नहीं इसमें गड़बड़ कर दिया बच्चों, यहाँ से कैलकुलेशन एरर है, सॉरी कैलकुलेशन एरर है यहाँ पे, मुझे लग रहा था गड़बड़ किया। डेल्टा U/Q इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 5/2 नीचे रहने दो, CV का वैल्यू F/2R होता है, F/2R अपॉन 5/2 इंटू R हो जाएगा। तो F/2 इज नथिंग बट 3/2R अपॉन 5/2R। तो 2 और 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 3/5। हाँ ये आंसर आ रहा है आपका 3/5। 3/5 इसका मतलब ये तो है भाई, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन देखो, एन आइडियल गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज एनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V। तो मतलब एक वेसल है, प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, और उसके बाद क्या है, some gas leaks through a hole from the vessel and the pressure of the enclosed gas falls to P dash। अब इसमें से कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स अगर लीक हो जाएंगे, जैसे लिखा है some gas molecules leak through the hole, तो ऐसे केस में क्या होगा आपका, अब ये गैस का जो कंटेनर है, सेम गैस का कंटेनर ले रखा है, इसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं N2 बच गया यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर P का हो जाएगा P डैश, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा,
क्योंकि भाई कंटेनर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना इससे, तो वॉल्यूम गैस का हम सेम लेके चलेंगे। आगे क्या होता है देखते हैं। फ्रॉम दिस वेसल एंड द प्रेशर ऑफ द एनक्लोज्ड गैस फॉल्स टू P डैश। नाउ मोल्स ऑफ द गैस दैट हैव लीक्ड इज, अरे अच्छा, मोल्स ऑफ द गैस दैट हैव लीक्ड इज, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं की है। टेम्परेचर का क्या होगा यार, क्या टेम्परेचर भी सेम रहेगा? मेरे को लग तो रहा है। अच्छा, एनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V, लेकिन ऐसा टेम्परेचर की बात नहीं की है। टेम्परेचर का कैसे पता चलेगा? अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर T डैश मान के चलते हैं ना। यहाँ पे देखो PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा आपका? PV अपॉन RT, यही होगा। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो N1 विल बी इक्वल टू PV अपॉन RT। सेकेंड केस की बात करूं N2, तो दैट विल बी इक्वल टू P डैश V अपॉन RT डैश। और मेरे हिसाब से यहाँ पे लोगों ने टेम्परेचर सेम मान के रखा है, क्योंकि कॉमन में टेम्परेचर सेम दे के रखा है। ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से तो यही दिख रहा है, तो हम टेम्परेचर फाइनली भी T ही मान के चलेंगे। पूछा क्या गया है बताओ? क्या पूछा गया? सम गैस लीक्स थ्रू अ होल फ्रॉम द वेसल एंड द प्रेशर ऑफ द एनक्लोज्ड फॉल्स टू P डैश। मोल्स ऑफ द गैस दैट हैव लीक्ड। अच्छा, कितना मोल्स ऑफ गैस लीक हो गया है? तो पहले N1 था, बाद में N2 बचा हुआ है, तो इसका मतलब N1 माइनस N2 लीक हो चुका होगा। तो हमको N1 माइनस N2 ढूंढना है, तो बस डाल दो वैल्यूज। N1 का वैल्यू PV अपॉन RT माइनस N2 का वैल्यू P डैश V अपॉन RT। लेकिन यहाँ पे यार टेम्परेचर का दिया हुआ नहीं है, उनको देना चाहिए था कि टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। चलो ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? V कॉमन आ जाएगा, R कॉमन आ जाएगा, T कॉमन आ जाएगा, अंदर आपका P माइनस P डैश बचेगा। P माइनस P डैश, P माइनस P डैश, V अपॉन RT, P माइनस P डैश। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो। द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर D एंड नंबर डेंसिटी N कैन बी एक्सप्रेस एज। तो ये तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है। आपको मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला बताया था 1/2 पाई D स्क्वायर N बाई V। N बाई V जो होता है वो नंबर डेंसिटी होता है, तो इन्होंने नंबर डेंसिटी को क्या लिख रखा है? N लिख रखा है, तो इसकी जगह पे N आ जाएगा आपका 1/√2 पाई D स्क्वायर N। 1/√2 पाई D स्क्वायर N, N कहाँ पे आएगा? 1/√2 पाई D स्क्वायर N। यहाँ पे यार R डाल रखा है, मुझे लगता है ये शायद ऑप्शन गलत दे के रखा हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 1/2 पर नहीं, N पाई R नहीं आएगा इसमें, सॉरी, ये ऑप्शन गलत दे रखा है। आप अपने नोट्स में या फिर आपको जो क्वेश्चंस दे के रखा रहूँगा उसमें अगर मैं करेक्ट नहीं कर पाया तो करेक्ट कर लेना। 1/√2 पाई D स्क्वायर N आ जाएगा, N बाई V की जगह पे N आ जाएगा, तो यहाँ पे R नहीं आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी तो मुझे लगता है अलग अलग कुछ देख के रखा हुआ है। दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए और क्या। The value of gamma, that is Cp upon Cv for hydrogen, helium and another ideal diatomic gas X। ठीक है, तो diatomic gas है whose molecular are not rigid, whose molecules are not rigid, यार गलत टाइपिंग हुई है, whose molecules are not rigid but have an additional vibrational mode। अच्छा ठीक है, तो उनका आप मेरे हिसाब से गामा का वैल्यू सबका पूछा है। तो देखो गामा का वैल्यू जो है 1+2/f होता है, तो हमें बस f पता करना है। तो हाइड्रोजन एक डायटोमिक है, रिजिड डायटोमिक है, हाइड्रोजन रिजिड डायटोमिक है। तो रिजिड डायटोमिक है, इसका मतलब इसका f का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। रिजिड डायटोमिक के लिए f का वैल्यू 5 होता है, तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन का गामा पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 1+2/5 दैट इज इक्वल टू 5 + 2 7/5 हो जाएगा। हाइड्रोजन का काम हो गया। फिर 7/5 कहाँ पे दिख रहा है आपको? एक तो यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, बाकी दो वैसे भी खत्म हो गए। अब दोनों में से चूज करना है। 5/3 आएगा, तो आपका हमको पता है कि हीलियम का तो वैसे भी 5/3 आ जाएगा। कैसे आ रहा है हम देख लेते हैं। हीलियम एक मोनो एटॉमिक है, हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए f का वैल्यू 3 आता है, तो इसका गामा का वैल्यू 1+2/f
मतलब 2/3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो यहाँ से फिर से आपका 5/3 आ जाएगा। तो देखो 5/3 आ गया, तो ये 5/3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब या तो 7/5 9/7, ये डिपेंड करेगा कि अब तीसरा आपका क्या है। तीसरा उन्होंने x दे के रखा है जो कि डायटोमिक है, डायटोमिक है लेकिन नॉन रिजिड है। तो याद करो नॉन रिजिड डायटोमिक के लिए हमने f का वैल्यू क्या लिया था, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और प्लस एक वाइब्रेशनल मोड, एक वाइब्रेशनल मोड इन्होंने दे के रखा हुआ है, एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, 1 एडिशनल वाइब्रेशनल मोड। तो 1 वाइब्रेशनल मोड है, लेकिन आपको मैंने बताया था वाइब्रेशनल मोड में हम f का वैल्यू, एक वाइब्रेशन मोड रहता है तो उसे 2 कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो 2 हाफ kBt जो है वो एनर्जी में कंट्रीब्यूट करता है। तो हम f का वैल्यू क्या लेंगे बताओ, नॉन रिजिड डायटोमिक मैंने लिखा ये दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो नॉन रिजिड डायटोमिक के लिए हम लोगों ने 3 + 2 + 2 लेंगे, यहाँ पे 3 + 2 + एक वाइब्रेशन के लिए 2 कंसिडर किया जाता है। तो 3 2 5 2 7 हो जाएगा, f का वैल्यू 7 हो जाएगा। f का वैल्यू 7 हो जाएगा तो आपका गामा का वैल्यू 1 + 2/f 2/7, तो ये हो जाएगा आपका 9/7। तो सिंपल है, 7/5 5/3 9/7, 7/5 5/3 9/7, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऐसे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is. यार ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर चुके हैं, मुझे लगता है शायद आर्गन के जगह पे कुछ और था यहाँ पे, लेकिन ये मोनो एटॉमिक ही था। यहाँ मोनो एटॉमिक था, उसके 4 मोल्स लिए थे, डायटोमिक के 2 मोल्स लिए थे, रिजिड डायटोमिक। टोटल इंटरनल एनर्जी आपको ऐड करना है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी ये क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, इसका 11 RT आ रहा था। तो अगर ज़्यादा टाइम तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, मुझे मिल जाएगा 11 RT वाला। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले किया था इसको, किधर गया 11 RT 11 RT 11 RT, आजा 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 11 RT आजा। हाँ ये देखो यहाँ पे 11 RT। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 4 मोल्स ऑफ हीलियम था। हीलियम में जिन्होंने आर्गन डाल दिया और बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, 2 मोल्स ऑक्सीजन का लिया, 4 मोल्स हीलियम के लिया है, मैंने पूरा यहाँ पे करवा दिया, आप इसको रेफर कर सकते हो। आर्गन और हीलियम में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हीलियम भी मोनो एटॉमिक है और आर्गन भी मोनो एटॉमिक है। तो आपको कैलकुलेट करने का या फिर सॉल्व करने का तरीका आपका सेम रहेगा। तो 11 RT जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना, सॉल्व कराया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस अगर नहीं दिया है तो हम रिजिड ही मान के चलेंगे, रिजिड डायटोमिक गैस। रिजिड डायटोमिक गैस के लिए f का वैल्यू 5 होता है। ठीक है, अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम A to B अलोंग अ पाथ AB, A से लेकर ये B तक जा रहा है अलोंग पाथ AB। ठीक है, शोन इन द फिगर। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात की है, डेल्टा यू की बात की है। तो देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया था कि आप NCV डेल्टा टी कभी भी लिख सकते हो, NCV डेल्टा टी। और CV का वैल्यू क्या होता है और कितना नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे, 1 मोल है ना, तो N का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। CV का वैल्यू F/2R होता है, इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। सो F का मतलब यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस है तो 5 हो जाएगा, तो 5/2R डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो अगर वो A से लेकर B तक जा रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं TA है और यहाँ पे टेम्परेचर B पे TB है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा बताओ, फाइनल टेम्परेचर TB माइनस इनिशियल टेम्परेचर TA। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 5/2, R अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो RTB माइनस RTA हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, और एक मोल के लिए अगर मैं बात करूं देखो PV इज इक्वल टू NRT होता है, और एक मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। 1 मोल अगर है और यहाँ पे 1 मोल देके रखा हुआ है तो PV इज इक्वल टू RT होता है। तो RT की जगह पे आप PV यूज कर सकते हो, RT की जगह पे PV यूज कर सकते हो। ये B वाला पार्ट है तो PV एट B माइनस PV एट A, बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपको डेल्टा U मिल जाएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 5/2
PB VB, मतलब B पर प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप देखोगे B पर प्रेशर और वॉल्यूम, तो B पर आपका प्रेशर जो है वो 2 दिया हुआ है, पर 2 किलो पास्कल दिया हुआ है, मतलब ये आपका 2 इंटू 10⁻³ पास्कल हो गया, ठीक है। और ये 5 इंटू 10⁻³ पास्कल हो गया, किलो पास्कल है ना 10⁻³। और वॉल्यूम मीटर क्यूब में देकर रखा हुआ है 4, ये है 4 और ये है 6। तो B पर हमें प्रेशर चाहिए, प्रेशर क्या है 2 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम क्या है 6। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर 2 इंटू 10⁻³ और आपका वॉल्यूम क्या है B पर 6, ठीक है, माइनस आपका A पर प्रेशर और वॉल्यूम। A पर प्रेशर क्या है 5 इंटू 10⁻³, सॉरी 3 -3 लिख दिया मैंने, 3 आएगा, 5 इंटू 10⁻³ और A पर प्रेशर क्या है 4। बस सॉल्व कर लो इसको। तो 10⁻³ बाहर ले आओ, तो 5/2 इंटू 10⁻³ बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 6 2 = 12 माइनस 5 4 = 20, तो ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय -8, तो 2 1 ज़ा 2 -4 ज़ा 5 4 ज़ा -20, तो -20 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। इन्होंने किलो जूल में आंसर दे के रखा हुआ है, तो ये -20 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। -20 और +20 किलो जूल दोनों दिया हुआ है, पर इट हैज़ टू बी -20 किलो जूल आंसर के हिसाब से जो हमने सॉल्व किया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट CP बाय CV गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम NS। अच्छा n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, हम इसको F ले लेते हैं। तो गामा का तो फॉर्मूला बार बार लिख के दिया हुआ है तुम लोगों को, 1 + 2/F होता है, तो F की जगह पे इन्होंने n ले रखा है, तो 1 + 2/n हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चलो। द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रेडियस r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हमने देखा था 1/√2π d² n/v, जो कि नंबर डेंसिटी था। अब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2π। तो आपका डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो d² का वैल्यू 4r² हो जाएगा, तो d² का वैल्यू 4r² n/v हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो मीन फ्री पाथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², डिनोमिनेटर में ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ जाएगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP, sorry, from T1 Kelvin to T2 Kelvin is amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखो प्रेशर कांस्टेंट है। हम दो स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफाइन करते हैं गैस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे टेम्परेचर प्रेशर दोनों फिक्स होता है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम CP डिफाइन करेंगे यहाँ पे। CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 + F/2R होता है, ये हमें पता है। और CP का फॉर्मूला क्या होता है Q/N∆T, राइट। 1+ कौन सा गैस है, ये हीलियम है। हीलियम मोनो एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर मान लो 3 होगा तो 3/2R हो जाएगा। और R का वैल्यू जो होगा उसको आप KB × Na लिख सकते हो, हमको पता है R का वैल्यू होता है KB × Na। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको Q चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स हीलियम का कैसे निकालोगे, मास इन ग्राम अपॉन मोलार मास, तो नंबर ऑफ मोल्स 1/4 आ गया। मास क्योंकि 1 है 1 ग्राम, और हीलियम का मोलार मास 4 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, तो Q/1/4। चेंज इन टेम्परेचर क्या है आपका T1 केल्विन टू T2 केल्विन, मतलब T2 - T1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, KB × Na हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Q का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। Q का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 4 ऊपर जाएगा तो Q इज इक्वल टू 5/2 KB × Na, 5/2 KB × Na, ये तो फिक्स है ही। T2 - T1 भी होगा यहाँ पे,
और उसके अलावा 4 नीचे आ जाएगा। 4 नीचे आ जाएगा मतलब 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/8 KB इंटू एन ए इंटू T2 माइनस T1, ये आपका हीट है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कराया था और ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। 5/8 KBNA T2 माइनस T1, 5/8 यहाँ पे यहीं पे दिख रहा है, 3/8 डाल के रखा हुआ है, दिस हैज टू बी 5/8। मेरे हिसाब से इसका कहीं सोल्यूशन भी देखा था मैंने, इस क्वेश्चन में मुझे पहले से डाउट था, ये नीट का क्वेश्चन है, तो उन्होंने एक्चुअली में CV से यूज करके किया था। CV से करोगे तो 3/2 के बाद 3 यहाँ पे आ जाएगा, पर CV कहाँ से होगा? यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट वॉल्यूम तो कहीं बोला ही नहीं है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP फ्रॉम, NTP बोला है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट का है, तो आपको CP ही यूज करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर, और आपका आंसर आके आ जाएगा 5/8 KB इंटू NA T2 माइनस T1। ठीक है, अगर मान लो ऑप्शन नहीं भी दिया जाता है आपको, सीट कई बार क्या करते हैं सीटी वाले सीधा नीट जेडब्ल्यू का क्वेश्चन फट से उठा के डाल देते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना यहाँ पे 3 मिल जाएगा आपको। तो अगर ऑप्शन में नहीं है तो 3/2 वाला आप चूज कर लेना, 5/8 के बजाय 3/8 वाला चूज करके सही कर देना, क्योंकि भाई अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो ऑप्शन भी सेम वैसे कॉपी कर देंगे। तो अगर आपको 5/8 नहीं मिला तो 3/8 पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो, द मोलार स्पेसिफिक हीट्स ऑफ the molar specific heats of an ideal gas at constant pressure and volume are denoted by Cp, Cv respectively. If gamma is equal to Cp upon Cv and R is the universal gas constant, then Cv is, यार ये तो लिखा चुका ना, Cv का वैल्यू होता है R अपॉन गामा माइनस 1 और Cp का वैल्यू होता है गामा R अपॉन गामा माइनस 1। तो देख लो R अपॉन गामा माइनस 1 ऑप्शन ही आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2R। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है ना, तो Cp का वैल्यू आपका 7/2R है। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब गामा का वैल्यू पूछा है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp अपॉन Cv का वैल्यू पूछ के रखा है ना, गामा का वैल्यू पूछा है, तो गामा का वैल्यू पूछा है। Cp और गामा में अभी भी रिलेशन बताया था, Cp इज इक्वल टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1, तो Cp का वैल्यू 7/2 डाल दो, 7/2R इज इक्वल टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1, तो 7/2R गामा माइनस 7/2R इज इक्वल टू गामा R। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको यहाँ ले आओ, उसको वहाँ भेज दो, तो 7/2R गामा माइनस गामा R इज इक्वल टू, इसको वहाँ पे भेज दोगे तो 7/2R आ जाएगा। ठीक है, R सब में से कैंसिल, 7/2 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। हाँ, 5/2 गामा इज इक्वल टू 7/2, 2 और 2 कैंसिल, गामा का वैल्यू 7/5 आ गया, तो सीधा कैंसिल कर सकते हो। एक और तरीका था पर खैर ठीक है, 7/5 इज योर आंसर, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। If gamma be the ratio of specific heats of a perfect gas, the number of degrees of freedom of a molecule of the gas is, number of degrees of freedom, ये तो सिंपल हो जाएगा यार। देखो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर मैं f मान के चलूँ तो f इज इक्वल टू 1+2/f होता है, बस सॉरी गामा का फॉर्मूला 1+2/f होता है, तो आपको नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f निकालना है, तो ये तो बड़ा सिंपल है, 2/f इज इक्वल टू, इसको यहाँ भेज दो, गामा माइनस 1 हो जाएगा, तो f/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन गामा माइनस 1, 2 अपॉन गामा माइनस 1, ऑप्शन सी सही है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, अब देखो ट्राई एटॉमिक गैस मतलब 3 एटम वाला गैस होगा, लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग केसेस हो सकते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं दिया है मान लो, तो आप मान के चलोगे तो कि वो रिजिड है, रिजिड ट्राइटॉमिक है, और उसमें कोई वाइब्रेशनल मोड नहीं है, क्योंकि अगर वाइब्रेशनल मोड होगा तो वो मेंशन करेगा कि उसमें वाइब्रेशनल मोड है कि नहीं है। वाइब्रेशन नहीं, ये रिजिड है। अगर रिजिड है तो इसमें 2 केसेस बनेंगे, एक तो लीनियर का और दूसरा नॉन लीनियर का। मैं दोनों चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। लीनियर मतलब सारे के तीनों एटम्स जो होंगे वो लीनियरली अरेंज होंगे एक ही लाइन में,
और ये रिजिड है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है। नॉन लीनियर के केस में आप देखोगे तो ये अलग अलग लाइन में होगा, इस तरीके से फिक्स है, लेकिन आपका एक लाइन में नहीं आएगा तीनों का तीनों एटम। अब देखो अगर एक ही लाइन में आता है तो यहाँ पे देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात में करो तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा। उसके अलावा रोटेशन यहाँ पे 2 ही हो पाएगा, क्योंकि एक ही लाइन है ना। तो देखो एक तो भाई आपका ये मान लो मॉलिक्यूल 3 लाइन में अरेंज्ड है ऐसे, तो एक तो भाई ये आपका वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ऐसे घूम सकता है, राइट। दूसरा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है जो सीधा इसके अंदर आएगा, मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसे घूम सकता है ना। लेकिन अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो ये इस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बता चुका हूं मैं इस एक्सिस पे क्या होगा, तीनों के तीनों एटम जो है वो एक ही उसी एक्सिस पे ही आ जाएगा। तो जब एटम एक्सिस पे आ जाता है तो वो रोटेट नहीं कर सकता, वो रेस्ट पे होता है, बहुत छोटा होता है एटम। तो क्योंकि इस एक्सिस पे सारे के सारे एटम्स ही लाइन पे आ गए तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ 2 एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, तीसरे के अबाउट पॉसिबल नहीं है। तो 2 रोटेशन 3 ट्रांसलेशन टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉन लीनियर की बात करूं तो यार यहाँ पे तो तीनों एक्सिस के अबाउट पॉसिबल है, इस एक्सिस के अबाउट भी पॉसिबल है, अंदर घुस रहे एक्सिस के अबाउट भी पॉसिबल है, ऐसे घूमेगा, और इस एक्सिस के अबाउट भी पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ से लाइन पास करता हूँ तो ये दोनों मॉलिक्यूल बच जाते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल एक्सिस पे नहीं आएंगे, तो ये घूम सकते हैं ऐसे। अगर मैं लाइन यहां से भी पास करता हूं तो भी ये अकेला बच जाता है जो इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है ऐसे, क्योंकि तीनों के तीनों मॉलिक्यूल एक एक्सिस पे नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे तीनों रोटेशन पॉसिबल है, तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। तो अगर मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन दोनों हो जाएगा। अगर टोटल 6 हो गया। अगर ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो हमें पता नहीं है लीनियर है कि नॉन लीनियर है, लेकिन ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 5 नहीं दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो पॉसिबली ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा और आपका आंसर 6 मेरे हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस। अगर कुछ नहीं दिया है तो रिजिड डायटोमिक गैस है, और हम जानते हैं 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन होता है रिजिड डायटोमिक गैस में, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 हो जाता है और आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। For a gas R upon CV is equal to 0.67, the gas is made up of molecules which are, अच्छा R upon CV का वैल्यू देके रखा हुआ है 0.67, ठीक है। तो 0.67 क्या होता है यार, मेरे हिसाब से 2/3 होता है क्या, 2/3 कैलकुलेट करके देखो तो 0.3, हाँ 0.67 मतलब 2/3 होता है। R अपॉन CV का वैल्यू हमको पता है F/2R होता है, तो F/2R डाल दो, इसको 2/3 डाल दो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 पर चला जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, तो 2/F इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। F का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 किसका होता है, मोनो एटॉमिक गैस का होता है, तो मोनो एटॉमिक गैस है ये, मोनो एटॉमिक, ऑप्शन सी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर हाइड्रोजन गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू A एंड फॉर ऑक्सीजन गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू B, सो द रिलेशन बिटवीन A एंड B इज गिवन बाय। अब देखो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, ठीक है, वो सारे गैस के लिए है, पर इन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस के लिए अलग अलग दे के रखा है। इसका मतलब Cp और Cv जो है वो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। इन्होंने लेटर चेंज कर दिया है। देखो हमने प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज को S लिखा था, SP और SV, इन्होंने Cp और Cv लिख दिया है, ठीक है। और ये हमें पता कैसे चला, क्योंकि वैल्यूज अलग अलग आ रहे हैं, SP माइनस SV के वैल्यूज अलग अलग आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका क्या गैस, कौन सा गैस है, क्योंकि SP माइनस SV का वैल्यू जो है वो मोलार मास पे भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा ना, SP माइनस SV जो होता है वो क्या होता है, R अपॉन m0 होता है, राइट, R अपॉन m0 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो m0 पे डिपेंड करता है, लेकिन Cp माइनस Cv R होता है। तो अगर सपोज करो ये Cp Cv मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटीज होता तो दोनों R होना चाहिए था, क्योंकि दोनों अलग है,
और दोनों गैस के लिए अलग है, तो इसका मतलब ये एक्चुअली में Sp माइनस एसवी दिया हो गया है, लेकिन उन्होंने Sp माइनस एसवी को लिख Cp माइनस Cv दिया है, ये घपला कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको Sp और Sv ही मानेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो Sp माइनस एसवी इज इक्वल टू आर अपॉन एम नॉट, और ये वैल्यू जो है आपका A हो जाएगा। किसके लिए होगा बताओ, ऑक्सीजन के लिए। तो हम ऑक्सीजन के लिए A लिख देंगे, ठीक है। R अपॉन ऑक्सीजन का मोलार मास हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है, O2 है ना, तो ऑक्सीजन का मोलार मास होता है 16 टू ज़ 32, नहीं हाँ 32, तो R अपॉन 32 इज इक्वल टू A। तो यहाँ से आपको A का वैल्यू मिल जाएगा, A का वैल्यू मिल जाएगा, A का वैल्यू R अपॉन 32 हो जाएगा, और क्या, A मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। अगेन Sp माइनस एसवी होता है आपका R अपॉन एम नॉट, जो कि B दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन H2। अब बताओ R अपॉन एम नॉट, हाइड्रोजन का मोलार मास क्या होगा, H2 मतलब 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब B का वैल्यू क्या दे दिया है, R/2 दिया हुआ है। अब बताओ इनको क्या चाहिए, A और B में रिलेशन चाहिए ना, दोनों को डिवाइड कर दो, A अपॉन B निकाल लो यहाँ से, A अपॉन B, A का वैल्यू कितना है, R/32, R/2, R/32, R/2, B का वैल्यू R/2, R और R गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/16 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू B/16 होगा, या B इज इक्वल टू 16A हो जाएगा, B इज इक्वल टू 16A। आप ऑप्शन चेक कर लो, A इज इक्वल टू, नहीं इसमें यार ये दोनों, A इज इक्वल टू 16B या B इज इक्वल टू 16A, इसको यार ये दोनों सेम ऑप्शन टाइप कर दिया है। रुको मुझे ऑप्शन चेक कर लेने दो, यहाँ पे ऑप्शन दोनों सेम टाइप हुआ है, एंड आई थिंक इसका ऑप्शन जो है वो A इज इक्वल टू 16B है और 16B इज इक्वल टू A है। हाँ यार ये दोनों सेम टाइप कर दिया है, नहीं इसमें घपला है, घपला है, घपला है, घपला है। आई थिंक 16A इज इक्वल टू B होना चाहिए, 16A इज इक्वल टू B। ये थोड़ा गड़बड़ है, ऑप्शन आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो फिर सेम हो गया ना, 16A इज इक्वल टू B हो जाएगा आपका, 16A इज इक्वल टू B, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट कर लेना और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय गामा इज इक्वल टू 1.5 फॉर दिस गैस CpCv क्या, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना। Cp निकाल लेते हैं, Cv नहीं आ रहा था, Cp आ रहा था, Cp इज इक्वल टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1, तो गामा का वैल्यू 1.5 R अपॉन 1.5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1.5 R अपॉन 0.5 दैट इज इक्वल टू 3R। और यहाँ पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वर्क डन और हीट का जो यूनिट्स होगा वो सेम नहीं होगा, ऐसा होगा क्योंकि इन्होंने J से डिवाइड किया है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से, तो हम डिवाइड कर देंगे, तो पॉसिबली आपका हीट और वर्क डन का सेम यूनिट नहीं होगा यहाँ पे, तो इसलिए J से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो 3R आ रहा है, 3R इज नथिंग बट 3R/J, Cp का वैल्यू 3R/J आ रहा है। Cv का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो Cv का वैल्यू होता है गामा अपॉन R अपॉन गामा माइनस 1, तो अगर आप निकालोगे तो आपका Cv का वैल्यू मैच नहीं करेगा, आप चेक कर लेना। तो एक्चुअली यहाँ पे मुझे लगता है एक ऑप्शन Cv होना चाहिए था, ये ऑप्शन बुक में शायद गलत दिया है तो टाइपिंग भी गलत हो गई है, एक ऑप्शन Cv होना चाहिए था, क्योंकि Cp फायर ऑप्शन दोनों आपस से सेम हो जाएगा ना, तो गड़बड़ है थोड़ा सा। तो ठीक है, 3R/J इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, 1 mole of an ideal monoatomic gas requires 207 joule heat to raise the temperature by 10 Kelvin. Okay. When heated at constant pressure, बढ़िया, if the same gas is heated at constant volume to raise the temperature by the same 10 Kelvin, the heat required is, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, कर लेते हैं। 1 mole of an ideal gas, मोनोएटॉमिक गैस है, मतलब F का वैल्यू आपका आ जाएगा 3, और CpCv में पहले से निकाल ले तो दोनों लगने वाला है। Cp का वैल्यू हो जाएगा F/2R, नहीं सॉरी 1 + F/2R, 1 + F/2R एंड दैट इज इक्वल टू, F का वैल्यू 3 डालोगे तो 5/2R आ जाएगा। Cv का वैल्यू F/2R होता है, तो Cv का वैल्यू 3/2R हो जाएगा। अब सुनो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसको हीट किया है, स्टार्टिंग में 207 जूल लग रहा है, उसको हीट किया है कांस्टेंट प्रेशर पे,
कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया तो Cp का फॉर्मूला लगेगा Q अपॉन N डेल्टा T। Cp का वैल्यू 5/2R। हीट जो लगा है स्टार्टिंग में 207 जूल लगा हुआ है, तो 207, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया है, रेज टेम्परेचर चेंज किया है 10 केल्विन से, तो 10 डाल दो यहाँ पे। तो यहाँ से आपको R का वैल्यू मिल जाएगा। R का वैल्यू क्या होगा बताओ, 207 मल्टीप्लाइड बाय 2, 207 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 207 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 50R, सॉरी अपॉन 50 अपॉन 50। तो ये R का वैल्यू ऐसे रहने दो, हम बाद में रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेकेंड केस में क्या बोला, इफ द सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे ये R का वैल्यू 8.3 लेने के लिए बोला है, तो यहाँ पे मुझको समझ में नहीं आ रहा है इनको चाहिए क्या भाई। Cp का वैल्यू ये हमें मिल ही गया है, मोनोटॉमिक गैस देके रखा है, पगला गए हैं क्या। तो है ना, हीट देने की क्या जरूरत थी। चलो देखते हैं यहाँ पे Cv की बात कर लेते हैं। Cv इज इक्वल टू क्या होगा, Cv इज इक्वल टू, इफ द सेम गैस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज द टेम्परेचर बाय द हीट रिक्वायर्ड इज, चलो देख लेते हैं, हीट रिक्वायर्ड Q अपॉन N डेल्टा T होता है। Cv का वैल्यू क्या होगा बताओ, F/2 यानी कि 3/2R हो जाएगा। पहला वाला देने की क्या जरूरत थी, समझा ही नहीं मुझे, जब R का वैल्यू 8.3 दे के रखा है तो Q अपॉन N इंटू 10। तो यहाँ से आप देख सकते हो Q का वैल्यू, मुझे लगता है ये शायद वैल्यू देने की जरूरत नहीं है उनको, ये नहीं देना चाहिए। लेट्स सी, 3/2R इंटू 10 तो 30/2R हो जाएगा, है ना। 10 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 30/2R हो जाएगा, 15R हो जाएगा। 15 और R का वैल्यू यहाँ से ले लो, 207 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 50। इसको सॉल्व करो तो देखो आंसर आ रहा है क्या। ये सॉल्व, तो आपका इसका आंसर अगर आप देखोगे तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 207 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 50, 124.2 आ रहा है। 124.2 जो मतलब ये ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे R की वैल्यू देने की उनको जरूरत थी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दे के रखा है उससे R का वैल्यू अपने आप आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर आपने निकाल लिया। दैट वुड बी द आंसर। बढ़ते हैं आगे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीएटॉमिक गैस मतलब जिसमें आप समझ लो 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, 3 से ज्यादा अगर एटम्स होंगे मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 3 या 3 से ज्यादा एटम्स होंगे तो पॉलीएटॉमिक गैस हो जाएगा। अ पॉलीएटॉमिक गैस विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैज अ मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल गिवन बाय, मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मीन एनर्जी क्या होगा, तो मीन एनर्जी क्या होता है 3/2 kBT होता है ना। तो 3/2 kBT नहीं होगा, एनर्जी पूछा है ना, तो एनर्जी क्या होता है आपका F/2, U का वैल्यू होता है, मीन एनर्जी जो होता है वो F/2 kBT होता है, राइट। ये एक मॉलिक्यूल का एनर्जी हो गया F/2 kBT। तो यहाँ पे आप देखोगे तो n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोला है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जगह पे n डाल तो n/2 kBT हो जाएगा। तो n/2 kBT यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा, और क्या, ऑप्शन सी n/2 kBT, दैट इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंड आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, या दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो n/2 kBT क्लियर हो गया, यस। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने नीट से भी उठाए थे, जो भी मुझे सिंपल जहां से भी क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी था, इसमें शायद ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे। हो सकता है प्रॉब्लली क्योंकि 2 साल से आपका सिलेबस रिड्यूस था, तो इसके वजह से क्वेश्चंस जहाँ से मुझे लगे कि आपको यहाँ पे मैं सिखा दूँ ताकि आपका हर पार्ट से और हर टॉपिक से क्वेश्चंस कवर हो जाए, तो मैंने उस हिसाब से क्वेश्चंस डाल दिया था। तो होपफुली आपका जो क्वेश्चन था वो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और आप आगे क्वेश्चंस को फेस करने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला जो चैप्टर है बच्चों यहाँ पे होता है खत्म। थैंक यू।